इंटरग्लोब एविएशन का आज यहाँ पे अच्छी तेजी दिख रही है। मैनेजमेंट के बयान और ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है और कुछ रिसर्च हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी किए हैं इंटरग्लोब एविएशन को लेकर। चलते हैं उनके पास और समझ लेते हैं। अभिषेक, हाल की गिरावट से इंडिगो में करीब करीब 10% तक की तेजी आ चुकी है। आज भी 2.5 से 3% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर है। इस तेजी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल विश्वमोहन, अभी आप हीरो मोटो का जिक्र कर रहे थे। हीरो मोटो अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है और अगर रिसेंट लो से बात करें तो इंडिगो में करीब करीब हम 10% का उछाल देख रहे हैं। देखिए, इस उछाल के पीछे की वजह यह है कि कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। तो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, ये वीडियो संदेश पूरे स्ट्रीट के लिए है, उनके कस्टमर्स के लिए है, उनके इन्वेस्टर्स के लिए भी है। उन्होंने कहा कि जो बुरा दौर था एयरलाइन का, सबसे जो कठिन समय था वो पीछे छूट गया है और इस कठिन वक्त में हम सभी एकजुट होकर साथ में खड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों का, अपने पायलट्स का, अपने केबिन क्रू का, सबका शुक्रिया कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 3 खराब दिन हैं, ये 19 साल की हमारी मेहनत को, हमारी प्रतिबद्धता को ये परिभाषित नहीं कर सकते हैं। कहा है उन्होंने कि 19 सालों में 85 करोड़ से अधिक यात्रियों का हम पर भरोसा रहा है। सेफ्टी को लेकर कोई दाग हम पर लगे नहीं है और हमने 2 दशक की जो देश सेवा की है, दूर दराज के इलाकों को हमने देश विदेश से जोड़ने का काम किया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने बताया है कि किस तरह की स्ट्रेंथ रही है इंटरग्लोब एविएशन की। उन्होंने कहा है कि भरोसा, अनुशासन, कस्टमर फोकस के साथ काम करते रहेंगे और इस तूफान के बाद हमने फिर से अपने पंख वापस पा लिए हैं। तो काफी एक विश्वास जगाने की एक कोशिश और वो विश्वास हम जगते हुए भी शेयर भाव में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 बातों पर इंडिगो का फोकस रहेगा, वो है रेजिलियंस, रूट कॉज एनालिसिस और रीबिल्डिंग। ये 3 चीज इस पर आगे कंपनी फोकस करेगी। और इंडिगो में मतलब 6 सत्र की लगातार तेजी हो गई है। हमने देखा था कि 4,645 रुपए तक शेयर गया था और अभी 5,000 रुपए के ऊपर वापसी कर चुका है। लेकिन क्या इंडिगो में सब कुछ ठीक हो गया है? जी नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब ये एक विश्वास को जगाने की कोशिश है। लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि लोग वैल्यू बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि शेड्यूल जब डीजीसीए ने इनका कट किया फ्लाइट में डिसरप्शंस के चलते, क्योंकि 4,500 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, डीजीसीए ने इनको तलब किया, फिर 10% इनके शेड्यूल्स कम कर दिए इनके फ्लाइट्स के। उसके बाद कंपनी ने खुद अपने Q3 का जो आय और क्षमता का जो गाइडेंस इसको आया है और ये कहा कि Q4 के लिए और पूरे FY26 के लिए गाइडेंस को आगे जारी करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई थी, उन्होंने FY27-28 का जो अर्निंग अनुमान था वो 20% घटा दिया, यानी कि आगे को लेकर भी थोड़ी सी अनिश्चितता के बादल तो जरूर है। हालांकि देखिए, बाजार के ना चीजों को प्राइस इन करता जाता है समय के हिसाब से भी, लेकिन चैलेंजेस ये होंगे कि अब जो नंबर्स आएंगे Q3 के, ये थोड़े से आपको ना निराश करेंगे और एक झटका वो नंबर्स आने के बाद जरूर दिखाई देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित हुए, रिफंड देना पड़ा, लोगों को वाउचर देने पड़े, कंपनी ने कंपेंसेट करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा जो तनाव ये है कि अब ये जो FDTL जो नियम थे डीजीसीए के, और उसको लेकर इनको अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्रू मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, पायलट्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जो संख्या है करीब करीब 20% तक बढ़ानी होगी और ये 10 फरवरी तक इस नियम का पालन करना अनिवार्य है कंपनी के लिए। ये चैलेंज है। देखते हैं कि कंपनी अभी क्या कर रही है। आगे हो सकता है कि इस पर अपडेट आए। कंपनी के खर्च प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है और इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किराया अगर नहीं बढ़ाते हैं तो जो मुनाफा होगा वो 25% प्रभावित होगा इनका। और उसी तरह से अर्निंग एस्टिमेट्स भी हमने कट होते हुए देखे। आप देखिए, हालांकि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका भरोसा है। देखिए, इनके पास अच्छी चीज क्या है कि 65% का मार्केट शेयर है। ठीक है, थोड़ा सा घटेगा तो फिर भी 60% के आसपास तो रहने वाला है और एक डोमिनेंट प्लेयर है, एक तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गई थी। ब्रोकरेजेस बुलिश है। एलारा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमन सैक्स, इनकी रिपोर्ट आई है बाई ओवरवेट बाइंग की रेटिंग के साथ और टारगेट थोड़े से कट किए हैं एलारा ने और गोल्डमन सैक्स ने, लेकिन अभी भी 6,000 रुपए, 6,359 रुपए, 5,600 के टारगेट है। हालांकि एक ब्रोकरेज फर्म जो कि थोड़ा सा नेगेटिव है वो है इन्वेस्टेक, इनकी सेल की रेटिंग है और जो टारगेट दिया है उन्होंने 4,050 रुपए का दिया है इन्वेस्टेक ने। कोटक की एड की रेटिंग है 5,700 के टारगेट के लिए। तो स्ट्रीट बटा हुआ है, बट ठीक है, आगे जो लोग देख रहे हैं मतलब डोमिनेंट पोजीशन रहेगी, इसको लेकर कोई शक नहीं। लेकिन ये एक हिट मेरा मानना है कि अर्निंग के बाद हम शायद इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर देखेंगे। लेकिन एक टेक्निकल व्यू जरा ले लेते हैं और टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं
गौरांग शाह। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है। काफी चर्चा हम कर चुके और चर्चा तो बनती भी है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पर, क्योंकि जो रायता फैलाया इन्होंने, डीजीसीए भी उसमें दोषी है काफी हद तक। आप जरा बताइए कि आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं यहां से, और क्या किसी को अगर नया निवेश करना हो, क्या Q3 के नंबर्स का वेट कर लें? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका ईटीनाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको मंच पर उपस्थित महानुभावों को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले ही दे देते अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो जब ये पूरा रायता फैलाया था, हमने कई बार आपके साथ, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए हमारे ही चैनल ईटीनाउ स्वदेश पर कहा था कि ये परिस्थिति क्यों खड़ी हुई। ये नहीं था कि जो नियमों में बदलाव किया था वो 24 से 48 घंटे में लागू करने की बात की थी। काफी समय था इनके पास और निर्णायक तरीके से उपाय या जो कदम आगे बढ़ाने के लिए लेने थे, कर्मचारियों को जोड़ने के लिए, चाहे वो पायलट्स हो या इनफ्लाइट क्रूज हो वगैरह वगैरह जो भी हो। तो और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दोषी, जितना दोष इंटरग्लोब एविएशन और टॉप मैनेजमेंट पे है, उतना ही दोष डीजीसीए का है। तब भी हमने निवेश की राय दी थी, मेरे ख्याल से 4,300 या 4,500 का एक निचला स्तर हमने देखा था, और फिर अब ऊपर की तरफ के दायरे। आज की तारीख में भी खरीदने की राय है। नए कर्मचारियों को जोड़ेंगे तो वेतन पर दबाव आएगा ऊपर की तरफ, जो मुनाफे पर शायद दबाव डाल सकता है। जो हर्जाना इनको भरना पड़ेगा या जो भी पेनल्टी या वगैरह जो भी है ग्राहकों को देंगे, उसको लेकर के भी थोड़ा दबाव छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर है निवेश तो बने रहे, निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए तो और जोड़ सकते हैं। अगर किसी को नया निवेश करना और मौका चूक गए हो तो ये स्तर भी मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे करके इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते हैं। ठीक है, गिरावट पर जोड़िए। इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में आप बाइंग कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, अच्छा 31 रुपए का भाव हो गया ओला इलेक्ट्रिक के लिए। 6% की गिरावट शेयर में हम देख रहे हैं, डे लो पर ये कारोबार कर रहा है। गौरांग भाई, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं अपने व्यक्तिगत मत बताऊं तो मैं कभी भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ना कन्विंस्ड नहीं रहा, क्योंकि अगर आप चैनल चेक्स करें, अगर आप कस्टमर रिव्यूज पढ़ें, अगर आप उनके सर्विस सेंटर के बाहर बाइक की लंबी अगर कतार देखें धूल खाती हुई, तो आपका कन्विक्शन निश्चित तौर पर डोल जाएगा। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे फंड्स आते हैं वो अलग बात है। आप जरा बताएंगे सर कि आपका व्यू क्या है ओला को लेकर, और क्या अभी भी ये बेहतर होगा कि जो बचू खिचू रकम है लोग लेके निकलने ओला से? देखिए, कभी कभार क्या होता है ना अभिषेक भाई, शेयर बाजार में बातों को छोड़ करके ना आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, और जो वास्तविकता आपके सामने खड़ी है उसको नकारना नहीं चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट होने से पहले भी काफी चर्चा थी सोशल मीडिया पे या फिर खबरों पे। और एक बात, अगर आप कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है अभिषेक भाई, और कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और अगर उस उपभोक्ता कंज्यूमर का या फिर उपभोक्ता का विश्वास या भरोसा टूट जाता है ना, तो आप उसको फिर से लौट के ला नहीं सकते हैं। बहुत बहुत साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस विश्वास को वापस स्थापित करने के लिए। आप कतार की बात कर रहे हैं, मैंने तो देखा है कि उनके जो स्कूटर सर्विस के लिए आते हैं या फिर अपग्रेड के लिए आते हैं, उनका एक एक के ऊपर एक लदे हुए होते हैं, और इतनी बुरी परिस्थिति में उन्होंने रखा हुआ है उनके प्रोडक्ट्स को कि वो दृश्य देखते ही बनता है अभिषेक भाई। कई बार हमने देखा है और सुना है और पढ़ा है कि उपभोक्ता ने पेट्रोल छिड़क कर, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली लगा दी और आग लगा दी है उनके स्कूटर्स को। ऐसी परिस्थिति में आप किसी भी प्रकार का बयानबाजी करें या नए कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करें, मैं बात कर रहा हूं जिगा सेल फैक्ट्री की, या फिर आप नए मोटरसाइकिल इस श्रेणी में लॉन्च करने की, अभी तक तो मैंने खाली वो
फोटो देखे हैं उनके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के। मैंने रास्ते पर तो अभी तक एक भी मोटरसाइकिल देखी नहीं है और मेरे ख्याल से देखना भी नहीं चाहूंगा। किसी उपभोक्ता को नुकसान हो अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। तो और मैंने काफी समय से बात करी है कि नए जो कंपनियां आती हैं इस श्रेणी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल की श्रेणी में, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको ध्यान देना चाहिए जो स्थापित कंपनियां हैं, जिन्होंने काफी लंबे समय पहले इलेक्ट्रिक वाहन 2 पहिए बाजार में उतारे थे। अब विशेष रूप में तो ओला इलेक्ट्रिक पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से अपने जीवन के सर्वोच्चम निचले स्तर पर आज आकर के खड़ा हुआ है और कल परसों मेरे ख्याल से अग्रवाल जी ने करीबन कुछ शेयर बेचे थे निचले स्तर पर 290 के आसपास का जो बकाया था चुकाना वगैरह, जो भी बातें हैं, रिपोर्ट जो भी आई है उसको मैं पढ़ के बता रहा हूं। मुझे पता नहीं कितना सत्य है इसमें। तो बेटर, देयर आर बेटर कंपनीज, स्थापित कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और गुरांग भाई, एक चीज ना और बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है इस मामले में कि देखिए, एक स्टार्टअप शुरू करना। और आंसर क्या है, क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ वैल्यू बाई के मौके दिख रहे हैं क्या? विश्वमोहन जी, देखिए, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बुरे समय में भी हमने आईटी क्षेत्र के ऊपर भरोसा रखा था और ज्यादा लंबा इतिहास नहीं है। 2 अप्रैल को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की तो बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ के दायरे हमने आईटी क्षेत्र की सूचकांक और आईटी क्षेत्र के शेयर में आते हुए देखे। मूल्यांकन के रूप से अगर आप देखने जाए तो बहुत आकर्षित हो गए थे अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का। तो भरोसा तब भी था, आज की तारीख में भी है और तीनों ही जगहों पर खरीदारी की है। छोटे, मझौले और दिग्गज आईटी क्षेत्र के शेयर में खरीदारी की राय है। छोटे शेयरों में केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। मझौली शेयर के सूचकांक में कोफोर्ज है, एलटीआई माइंट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज। दिग्गजों में टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, यहाँ पर खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ एक बात ये भी देना चाहूंगा, या एक राय ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप निवेश करने का मन बना लेते हैं इन सब शेयरों में तो नजरिया 1.5 से 2 सालों का रखिए आप, क्योंकि सुधार आने में थोड़ा समय लग सकता है। सुधार आने में समय लगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा। नजरिया थोड़ा लंबा रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन में आपको मदद मिलेगी। स्मॉल कैप से लेके मिड कैप और लार्ज कैप आईटी तक इनको पसंद है, जिसमें केपीआईटी टेक, सैंड, कोफोर्ज, एलटीआई